बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आयशा ग़ियास। और जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो मैंने ये नोट किया कि पिछली कुछ वीडियोस में आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया और कुछ एरियाज़ जो कि वीडियोस में कवर नहीं हो पाए या जिनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बात कर पाई, आपने उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने बहुत इंटरेस्ट से सुना और उसके बारे में पूछा, और आज की वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके उन क्वेश्चंस का आंसर करें। चैनल के थ्रू बहुत सारी वीडियोस जो आपके पास आई, उनमें सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वीडियो हाइड्रा फेशियल के मुतालिक थी, प्रॉबेबली बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इन एयर्स है और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है गेटिंग अ हाइड्रा फेशियल डन। तो हमने जो हाइड्रा फेशियल के ऊपर बात की, उससे मुतालिक मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन और कमेंट्स मिले। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी मुझे मौसूल हुए, तो आई वुड लाइक टू आंसर दैम। जैसे कि अस्मा बट ने पूछा कि विच टाइप ऑफ स्किन आर सूटेबल फॉर हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट। तो अस्मा बट, मैं आपको ये बता दूं कि हाइड्रा फेशियल इज़ अ ट्रीटमेंट विच इज़ वेरी गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। स्किन का, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि आपकी स्किन एक डायनामिक चीज़ है और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इट मे बी ड्राई एट सम फेजेस ऑफ लाइफ एंड इट मे बिहेव एज एन ऑयली स्किन एट सम अदर टाइम। सो इट्स नॉट इसेंशियल कि आपकी स्किन हमेशा ड्राई रहे या हमेशा ऑयली रहे। फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है कि आपकी स्किन एक तरीके से बिहेव करे, बट हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके साथ हम आपकी स्किन की क्लेंजिंग और एक्सट्रैक्शन, पोर क्लीनिंग और आपके चेहरे के ऊपर ग्लोइंग ट्रीटमेंट, अ लिटिल बिट ऑफ वाइटनिंग ट्रीटमेंट एंड केमिकल पीलिंग एंड सीरम्स के साथ आपको ट्रीट करते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन के ऊपर हाइड्रा फेशियल के ट्रीटमेंट में जो सीरम इस्तेमाल होंगे दैट विल बी बेसिकली फॉर द ड्राई स्किन। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जो एसिड्स इस्तेमाल होंगे वो ऑयली स्किन के हिसाब से। सो वी हैव प्लेंटी ऑफ सीरम्स, वी हैव प्लेंटी ऑफ एसिड्स टू चूज़, और हम बहुत वाइजली एक पेशेंट की स्किन को चेकअप करके फिर डिसाइड करते हैं कि उनके लिए हाइड्रा फेशियल में हमने कौन से केमिकल्स यूज़ करने हैं। सो अगर आप अपने डॉक्टर से अच्छे तरीके से अपनी स्किन का एग्जामिनेशन करवाया है एंड इट इज़ द डॉक्टर हु हैज़ डिसाइडेड अबाउट हाइड्रा फेशियल ऑन टू योर स्किन, तो जस्ट डोंट वरी और आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, आपकी स्किन के ऊपर हाइड्रा फेशियल के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तैमूर अली एंड मोहसिन सदाकत आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू नोइंग कि इसकी कॉस्ट क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट सेटअप्स के ऊपर हाइड्रा फेशियल की डिफरेंट कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे सेटअप के ऊपर हाइड्रा फेशियल की ट्रीटमेंट की कॉस्ट वेरी करती है फ्रॉम 5000 टू 7000 पर सेशन, एंड यूजुअली इसके सेशंस मंथली लिए जाते हैं, मे बी 3 या 4 डिपेंडिंग अपॉन द गोल ऑफ योर ट्रीटमेंट। तो इट टेंड्स टू वेरी। डिफरेंट सेटअप्स में हाइड्रा फेशियल की डिफरेंट कॉस्ट हो सकती है। मिस अनीला पूछती हैं कि हाइड्रा फेशियल के पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो अनीला, अगर आप की स्किन के ऊपर हाइड्रा फेशियल के दरमियान यूज़ किए जाने वाले सीरम्स या एसिड्स को वाइजली चूज़ नहीं किया गया, या उनकी कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट आपके फेस के ऊपर कुछ ज़्यादा देर के लिए अप्लाइड रह गई है, या हाइड्रा फेशियल के दौरान हम आपके फेस के ऊपर जो क्लींजिंग का काम करते हैं वाया डर्म एब्रेजन, माइक्रो डर्म एब्रेजन, हाइड्रोसक्शन, तो अगर वो एग्रेसिवली परफॉर्म हो गई है तो आपकी स्किन के ऊपर कुछ ज़ख्म बन सकते हैं, एसिड्स के साथ बर्न हो सकता है। बट अगेन, अगर आप किसी एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से हाइड्रा फेशियल करवा रहे हैं तो यू जस्ट डोंट वरी। इस तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हमारी प्रैक्टिस में देखने में नहीं आते। अगर किसी सेटअप के ऊपर कुछ अनट्रेंड लोगों ने, अनएक्सपीरियंस्ड लोगों ने हाइड्रा फेशियल किया हो और एग्रेसिवली किया हो तो यू मे हैव साइड इफ़ेक्ट। अंबर कहती हैं कि हाइड्रा फेशियल से एंटी एजिंग इफ़ेक्ट कैसे आ जाएगा। तो अंबर, मैं थोड़ा सा आपको ये समझा दूं कि एंटी एजिंग से हमारी मुराद ये है कि आपकी स्किन की सेकंड लेयर के नीचे जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो आपकी स्किन को होल्ड किए हुए हैं, और अगर वो कोलेजन फाइबर्स को हम इंड्यूस कर दें किसी भी तरीके से तो वो आपकी स्किन को बेटर होल्ड करेंगे, और अगर वो आपकी स्किन को बेटर होल्ड करेंगे तो आपकी स्किन के सैगिंग के, रिंकल्स पड़ने के और लूज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट के ज़रिए बेसिकली हम आपकी स्किन की कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं, और हम जो भी सीरम्स
सीरम्स और एसिड्स आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं वो भी पेनिट्रेशन के बाद यही काम सर अंजाम देते हैं। तो रिपीटेड हाइड्रा फेशियल्स के साथ अगर हम अच्छे सीरम्स यूज़ करते हैं, स्किन हाइड्रेशन को इम्प्रूव करते हैं और कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं, तो देर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ हैविंग एन एंटी एजिंग इफेक्ट विद मे बी 4 to 6 हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट्स डन मंथली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस समीना हैदर का। वो कहती हैं कि व्हाट आर द डाइट ऑप्शंस फॉर गुड हेयर। तो डाइट ऑप्शंस गुड हेयर के लिए कोई भी ऐसी डाइट्स जिनके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में प्रोटीन और बायोटिन हो, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बालों के उगने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं के ऊपर बेस्ड आजकल सारे हेयर टॉनिक्स आ रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा इसमें अंडा का इस्तेमाल, अंडे में प्रोटीन्स और बायोटिन दोनों मौजूद हैं। इसके अलावा दूध का रेगुलर इस्तेमाल आपके बालों को बहुत हेल्दी कर सकता है। एंड देन डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नट्स। अगर आप थोड़े बहुत नट्स डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, बी इट आलमंड्स, बी इट वॉलनट्स, तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। इनके अंदर गुड फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और इनके अंदर और बहुत सारी ऐसी मिनरल्स हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा एफिकेशियस साबित हो सकती हैं। सो इन एडिशन टू अ गुड shampoo and a hair oil maybe, if you use a good diet, if you take good diet for your hair, आपके बाल बहुत अच्छे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मिस्टर इब्तिसाम की तरफ से कि प्लीज़ टेल एनीथिंग ऑयल्स दैट कैन बी यूज। तो बेसिकली मिस्टर इब्तिसाम इज़ इंटरेस्टिंग इन टू नोइंग इफ़ देर आर एनी ऑयल सूटेबल फॉर हेयर। तो अगर आपके बाल ड्राई हैं, लस्टरलेस हैं और यू नीड टू अप्लाई सम ऑयल, इट इज़ ओके। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मसाजेस ऑयल के साथ रिकमेंडेड नहीं हैं, स्पेशली इफ़ योर हेयर आर फॉलिंग। तो एक तरफ तो आपके बाल गिर रहे होते हैं एंड एट द सेम टाइम पीपल आर एग्रेसिवली मसाजिंग देयर स्कैल्प विद सम ऑयल। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आप मे बी शावर लेने से 1 to 2 आवर्स पहले अपने बालों में ऑयलिंग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑयलिंग ऑफ द स्कैल्प, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मसाजेस ना करें। फॉर दैट मैटर यू कैन यूज़ ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और एनी गुड ऑयल। और अगर आपकी स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ या कोई फंगल एलिमेंट हैं तो देन डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड ऑयल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, उनसे आपको कदरे अफाका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयली स्किन के बारे में जो कि हमसे पूछा शानी इशफाक ने। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई हैव ऑयली स्किन, काइंडली टेल मी अ गुड सन ब्लॉक एंड अ गुड एक्सफोलिएटिंग लोशन और क्रीम। तो वालेकुम अस्सलाम। गुड एक्सफोलिएटिंग लोशन और क्रीम जो हैं, एक्सफोलिएटिव्स बेसिकली क्रीम फॉर्म में कम मिलते हैं, ज़्यादातर ये लोशंस और जेल्स की फॉर्म में होते हैं और डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन आप एक्सफोलिएटिव्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंडेलिक एसिड भी हो सकता है, ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड भी हो सकता है। ब्रांड नेम्स जो हैं वो यूजुअली हम चैनल पे नहीं बता पाते। वन रीज़न इज़ कि हम एथिकली किसी भी एक ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकते। वाइल देयर आर सो मैनी ब्रांड्स, तो हम किसी एक को अगर आपको रिकमेंड करते हैं तो इट ऑब्वियसली मीन्स कि एज इफ द चैनल इज़ स्पॉन्सर्ड और द वीडियो इज़ फंडेड। सो सिंस दिस कंटेंट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊँगी। बट देन अगेन बहुत सारे जो एक्सफोलिएटिव्स आप रिकमेंड करवा सकते हैं उनके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड या मैंडेलिक एसिड अगर है तो वो आपकी बहुत अच्छी जेंटल स्किन एक्सफोलिएशन कर सकते हैं, जो कि आप घर में कर सकते हैं विदाउट नीडिंग क्लिनिक। रिगार्डिंग सनब्लॉक, ऑयली स्किन के ऊपर सनब्लॉक्स जो हैं वो क्रीम फॉर्म में नहीं लगाने चाहिए। इन माय ओपिनियन ऑयली स्किन के ऊपर सनब्लॉक्स जेल फॉर्म में लगाने चाहिए, बिकॉज जेल्स के अंदर से आपकी स्किन ब्रीथ कर सकती है और ऑयली स्किन का ब्रीथ करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑयली स्किन के ऊपर आप थिक क्रीम्स या लोशंस अप्लाई करते हैं तो आपके पोर्स बहुत ज़्यादा क्लॉग होने के, ब्लॉक होने के चांसेस होंगे और एक्नी की बहुत ज़्यादा फ्लेयर्स आ सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एन ऑयली स्किन, किसी भी अच्छे ब्रांड का सनब्लॉक जेल की फॉर्म में अगर आप स्किन के ऊपर लगाएंगे, योर स्किन विल कंटिन्यू ब्रीदिंग और आपकी स्किन के ऊपर अच्छा सन प्रोटेक्शन का एलिमेंट होगा। सादिया मंसूर कहती हैं कि प्लीज़ वाइटनिंग इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स एंड हाइड्रा फेशियल के बारे में बताएं। तो सादिया, हाइड्रा फेशियल के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, आप वीडियो को भी काइंडली ध्यान से देख लीजिए और इसी वीडियो के स्टार्ट में मैंने हाइड्रा फेशियल के बारे में पूछे गए कई क्वेश्चंस के आंसर भी आपको दिए। रिगार्डिंग योर सेकंड क्वेरी विच इज़ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वाइटनिंग इंजेक्शंस, तो वाइटनिंग इंजेक्शंस जो हैं वो बेसिकली ग्लूटाथायोन बेस्ड हैं, विच इज़ अ वेरी फेमस कंपाउंड यूज्ड फॉर वाइटनिंग, और इसके साथ एडिशनली विटामिन सी और कुछ पेप्टाइड्स भी इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स के वाइटनिंग इंजेक्शंस के अंदर डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होते हैं, बट बेसिकली ग्लूटाथायोन जो है वो ऑलमोस्ट एक परमानेंट एलिमेंट है वाइटनिंग इंजेक्शंस का।
सो वाइटनिंग इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट में ग्लूटाथायोन के साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली जो हैं वो एनकाउंटर कर सकती हैं आप, और उसमें सबसे ज़्यादा मेजर जो प्रॉब्लम है वो देखने में आता है लिवर फंक्शंस में। आपके जिगर का जो काम है वो मुतासिर हो सकता है, और अगर आप वाइटनिंग इंजेक्शंस विदाउट लिवर की टेस्टिंग के लगवाते हैं तो देर आर हाई चांसेस कि आपके लिवर के अंदर अननोटिस्ड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो गेट योर लिवर फंक्शन टेस्ट डन बिफोर गेटिंग इंजेक्टेड वाइटनिंग इंजेक्शंस, और डॉक्टर के मशवरे के बगैर कतई इस किस्म का कोई फ़ैसला ना करें। अगर जिगर के टेस्ट आपके ख़राब होने शुरू हो गए हैं और आप वाइटनिंग इंजेक्शंस ले रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट के देयर एंड देन स्टॉप द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर हैदर का है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कैन वी गेट रिड ऑफ फेशियल हेयर विदाउट लेज़र ट्रीटमेंट। सो मिस्टर हैदर, फेशियल हेयर जो हैं वो बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। दे कुड बी थिक ब्लैक, काले मोटे बाल जिनको हम टर्मिनल हेयर कहते हैं, और दे कैन बी अ वेरी फाइन ब्राउनिश एंड थिन हेयर जिनको हम वीलस हेयर कहते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ वीलस हेयर तो मेरे ख्याल में आपका इंटरेस्ट ठीक नहीं है। वीलस हेयर हमारी सबकी स्किन के ऊपर होते हैं एंड वी नीड देम, तो उनको आप लूज़ ना करें। इफ़ यू आर वरीड अबाउट टर्मिनल थिक ब्लैक हेयर जो कि अनवांटेड फेशियल हेयर कहलाते हैं और बहुत सारी फीमेल्स को आजकल ये प्रॉब्लम है, तो उनका लेज़र के अलावा किसी भी तरीके से झड़ना कुछ हद तक मुमकिन है, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसमें कौन से तरीके यूज़ हो सकते हैं विदाउट लेज़र? अगर आपको कोई इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, अल्ट्रासाउंड या हार्मोन्स बेस्ड कोई इश्यूज़ हैं, तो हम उनका ट्रीटमेंट करें, आपकी हेयर ग्रोथ कुछ हद तक कम हो सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसीजर है जिसके बारे में मैं पहले एक वीडियो में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। उसके करने से भी आप 1 बाय 1 बालों की रूट्स को बर्न कर सकते हैं और अनवांटेड फेशियल हेयर से जान छुड़ा सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अगेन आफ्टर द डॉक्टर्स चॉइस कि वो कौन से बालों के लिए एपिलेशन या इलेक्ट्रोलिसिस का अमल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काले मोटे बाल चिन एंड चीक्स के ऊपर या ज़्यादा एरिया के ऊपर स्प्रेडेड हैं, तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि लेज़र के बगैर आप उनसे जान छुड़ा सकते हैं। लेज़र इज़ दी ओनली ट्रीटमेंट जो कि आपके फेस के ऊपर अनवांटेड फेशियल हेयर को विद टाइम रिड्यूस कर सकता है एंड इट मे इवन स्टॉप देयर ग्रोथ फॉर एवर। अली रज़ा कहते हैं, मैडम कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन लेज़र ट्रीटमेंट। अली रज़ा, आई डोंट नो आप क्या चाह रहे हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट का प्रोसीजर करते हुए देखना। बेसिकली ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है और इसमें पेशेंट प्राइवेसी इन्वॉल्व है, इसलिए लेज़र ट्रीटमेंट का प्रोसीजर आमतौर पर मैं वीडियो में नहीं दिखाती, बट उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं और अगर किसी और एस्पेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं तो डू लेट मी नो, आई विल क्लैरिफाई इंशाल्लाह। स्किन के लिए अच्छा सोप कौन सा है और बालों के लिए अच्छा शैम्पू कौन सा है? तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं स्किन के लिए, कोई भी अच्छा सोप इस्तेमाल कर लीजिए। ब्यूटी सोप ठीक रहेंगे, जिसमें जो भी कॉमनली यूज्ड ब्रांड्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि एंटीसेप्टिक सोप्स जिनका बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है उनको अपने फेस की स्किन धोने के लिए रूटीन में यूज़ मत करें। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई इश्यूज़ हैं तो डॉक्टर के कहने के मुताबिक सोप सिलेक्ट कर लें, और अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई इश्यूज़ नहीं हैं तो डू नॉट सिलेक्ट एंटीसेप्टिक सोप्स टू वॉश योर फेस। बालों के लिए अच्छा शैम्पू वही होगा जो आपके बालों को डैमेज ना करे, उसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स बहुत कम क्वांटिटी में हों, और अगर आपके बालों का कोई इशू चल रहा है जैसे कि कोई हेयर फॉल है या बालों के अंदर डैंड्रफ है या कहीं से बालचर का कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमें उसके हिसाब से शैम्पू सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आपके बालों में कोई इस किस्म का इशू नहीं है, यू हैव नॉर्मल हेयर, आप फिर कोई अच्छा सा जो भी लेस केमिकल्स वाला एंटी डैंड्रफ ब्रांड ना हो, नॉर्मल शैम्पू हो विदाउट एनी एंटी डैंड्रफ केमिकल्स, तो आप वो यूज़ कर लें। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी माही सफारिश की तरफ से, हाउ कैन आई रिमूव परमानेंट आई बैग्स अंडर माई आई, इट फील्स एज माई आई इज वेल। तो बेसिकली मुझे ये समझ आई है माही कि आपकी आंखों के नीचे आई बैग्स हैं जिसकी वजह से आपकी आंखें स्वोलन महसूस होती हैं, तो आप उनसे जान छुड़ाना चाह रही हैं। तो कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सुन लें। एक तो पहली बात यह है कि आपकी नींद बहुत पूरी होना ज़रूरी है। इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आप मिडनाइट सो जाएं और मिड डे में आप उठ जाएं। नींद पूरी होने से मुराद ये भी है कि यू हैव टू स्लीप अर्ली। सो अगर आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो उससे आपके जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, आँखों के इर्द गिर्द वाले जो मसल्स हैं, वो फटीग आउट नहीं होते और आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन नहीं आती।
तो आपको अपनी नींद का ड्यूरेशन भी पूरा करना है और आपको जल्दी सोना है। डू नॉट फॉरगेट कि आपको रात होने के बाद ज़्यादा टाइम जागना नहीं है, क्योंकि रात होने के बाद आप जितना भी ज़्यादा टाइम जागेंगे आपकी अपनी आंखों के ऊपर स्ट्रेस ऐड होगा। तो स्ट्रेस ऐड जब होगा तो आंखों के मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे रात के टाइम, चाहे वो स्क्रीन टाइम है या नॉर्मल फैमिली टाइम है आपका, तो देन इट विल ऐड टू पिगमेंटेशन अंडर योर स्किन। एंड आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी चेहरे की स्किन थोड़ा लूज़ होती है विद टाइम, एज इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो वो लूज़ होने की वजह से थोड़ा बाहर की तरफ बल्ज आउट करती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग्स आती हैं। अगर आप कोई अच्छे मॉइस्चराइज़र्स और एंटी एजिंग सीरम्स यूज़ करते हैं अपनी फेस के ऊपर तो काफ़ी हद तक आपकी फ़ेस की स्किन ठीक रह सकती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है और बल्ज आउट कर रही है तो प्रॉबेबली प्लास्टिक सर्जन्स की हेल्प लेना होगी और आई बैग्स के लिए सर्जरी करानी पड़ेगी। वसीम चांद कहते हैं, डॉक्टर प्लीज़ मेलाज़मा के बारे में कुछ बताएं। तो वसीम चांद, मेलाज़मा के बारे में बहुत सारी बातें हैं। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि मेलाज़मा एक ऐसी स्किन कंडीशन है जो कि अल्ट्रा वायलेट लाइट के एक्सपोजर के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सो अगर मेलाज़मा के बारे में कोई एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट हो तो वो एप्लीकेशन ऑफ सनब्लॉक होगी। आप अपने फेस के ऊपर रूटीन में डेली बेसिस के ऊपर अच्छा सा सनब्लॉक अप्लाई करें और सनब्लॉक का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रिमेंस फॉर मे बी 2 to 3 आवर्स। आपको 2-3 घंटे बाद दोबारा उसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना होगा। और अगर आपका प्रोफेशन यानी पेशा इस नौयत का है कि आपका सूरज के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है सनलाइट के साथ, तो आपको बहुत अच्छे ब्रांड का सनब्लॉक बार बार अपने फेस के ऊपर लगाना चाहिए। सनब्लॉक लगाने से आपके मेलाज़मा के बढ़ने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा छाइयों के निशान हैं तो आपको डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए, ताकि जो भी पिगमेंटेशन है उनको मेडिसिन या किसी भी और क्लिनिकल प्रोसीजर के ज़रिए ट्रीट किया जाए। एक क्वेश्चन मुझे मदीहा की तरफ से मौसूल हुआ, एंड दिस इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल, प्लीज़ टेल समथिंग अबाउट फिजिकल एंड केमिकल सनब्लॉक्स, विच वन इज़ बेटर। सो मदीहा, बेसिकली सन ब्लॉक्स का काम आपको सूरज की शुआओं के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाना है। और इसमें जो 2 टाइप्स, जैसे कि आपने ख़ुद से बताया, फ़िज़िकल एंड केमिकल सन ब्लॉक्स, तो उनका मकसद ये है कि फ़िज़िकल सन ब्लॉक्स आपको फ़िज़िकली प्रोटेक्शन देते हैं, वो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर की शक्ल में मौजूद रहते हैं और सूरज की शुआओं का और अल्ट्रा वायलेट रेज़ का उनके थ्रू पेनिट्रेट करना डिफ़िकल्ट होगा। वाइल केमिकल सनब्लॉक्स वो होते हैं जो फिज़िकली कोई बहुत थिक लेयर आपकी स्किन के ऊपर नहीं बनाते, लेकिन उनके अंदर कुछ इस किस्म के केमिकल कंपाउंड्स हैं जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ को ज़ाइल करते हैं, उनको अंदर से पेनिट्रेट नहीं करने देते और उनको वहीं पर ब्लॉक करते हैं। मे बी फिज़िकली वो आपकी स्किन के ऊपर लगे हुए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नज़र ना आए, लेकिन उनके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो केमिकली अल्ट्रा वायलेट रेज़ की पेनिट्रेशन को ब्लॉक करते हैं। बोथ ऑफ देम आर बेनिफिशियल। फिज़िकल सनब्लॉक्स थोड़े ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, लेकिन चूँकि कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से हम उनको बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करते, बिकॉज वो ऑब्वियसली आपकी स्किन के ऊपर लगे हुए बहुत नज़र आते हैं। सो क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पीपल और जिन्होंने बहुत ज़्यादा सनलाइट में काम करना है वो फिज़िकल सनब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अदरवाइज़ आउट गोइंग लेडीज़ और जॉब पे जाने वाले, पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ और यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स, ये सारे केमिकल सनब्लॉक्स लगाते हैं। और मैं भी केमिकल सनब्लॉक्स को ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस आपकी स्किन के ऊपर नज़र नहीं आते एंड इनमें अच्छे ब्रांड्स के इस्तेमाल के साथ आपकी स्किन के ऊपर एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स और पिगमेंटेशन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को टच किया, उनका आंसर देने की कोशिश की। थोड़ी सी टाइम की किल्लत की वजह से हम यहीं पर स्टॉप करेंगे एंड आई विल ट्राई कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके बाकी रह जाने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएं।